गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में एम्ब्रियोलॉजी चल रहा है और देखिए कुछ विद्यार्थियों ने वीडियो में कमेंट किया था कि बताइए डाइवर्सिटी इन सीड प्लांट और एम्ब्रियोलॉजी क्या दोनों एक ही हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दोनों एक बिल्कुल भी नहीं है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है, बीजीय पादपों में विविधताएं जिनके बारे में हम टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी जो वर्गीकी हमने पढ़ी थी शुरू में, और जो बीएससी बीएड वाले जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि 6-7 फैमिली भी उन्होंने पढ़ी है, और डिग्री वालों में थोड़ी ज़्यादा है। फैमिली डिग्री में 12-13 के आसपास है, 13-14 के आसपास हैं, और मैंने सारी फैमिली आपको करवाई है। डाइवर्सिटी का मतलब वही है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग पादपों में किस किस तरह के रूट में जो विविधताएं हैं वो हैं, इसके अलावा स्टेम में और लीफ में, और इसके बाद पुष्प में किस तरह की विविधताएं हैं। तो वो सारी चीज़ें हम टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये, एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी में हम बीजीय पादपों में होने वाले जनन को पढ़ते हैं, ठीक है। हमने जो मॉर्फोलॉजी है, बाहरी जो स्वरूप है पादप का किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से भाग हैं, उनमें कौन कौन सी डाइवर्सिटीज़ हैं यानी विविधताएं हैं, वो सारी चीज़ें तो हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ ली। यानी टैक्सोनॉमी अर्थात सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ ली। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उन पादपों में होने वाले जनन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो का निर्माण, आगे हम पढ़ेंगे। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा है, माइक्रोस्पोर यानी परागकण का निर्माण किस तरह से होता है, मेल गैमेट कैसे बनते हैं, ठीक है। और अब हमने पिछली 2-4 क्लासों में फीमेल गैमेटोफाइट का विकास पढ़ा है कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है एम्ब्रियोसेक, ठीक है। एम्ब्रियोसेक के मैं सारे प्रकार आपको बता चुका हूँ। कुल मिलाकर 11 प्रकार हैं। वैसे 3 प्रकार हैं, पहला मोनोस्पोरिक, दूसरा बाइस्पोरिक, तीसरा है टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक में मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे, पोलीगोनम टाइप और आइनोथीरा टाइप। इसके बाद दूसरा जो बाइस्पोरिक प्रकार है उसके मैंने आपको 2 प्रकार बताए, एलियम टाइप और एंडीमियोन टाइप। और जो तीसरा है टेट्रास्पोरिक, उसके अंदर भी हमने 7 प्रकार देखे थे, जिसमें पहला था एडोक्सा टाइप, दूसरा था प्लम्बेगो टाइप, तीसरा था पीनिया टाइप, चौथा था फ्रिटिलेरिया टाइप, पांचवा था ड्रूसा टाइप, छठा था प्लम्बोजेला टाइप, ठीक है ये, और 7वां है पेपेरोमिया टाइप। तो ये सारे 7 प्रकार मैंने आपको टेट्रास्पोरिक में बताए थे। और आज हम जानेंगे एम्ब्रियोसेक के प्रकार तो हम पढ़ चुके हैं, और सामान्य प्रकार का एम्ब्रियोसेक कैसा होता है, पोलीगोनम प्रकार का होता है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। पोलीगोनम प्रकार का सामान्य एम्ब्रियोसेक है जिसकी खोज स्ट्रोसबर्गर द्वारा पोलीगोनम के पादप पोलीगोनम डाइवेरिकेटम में की गई थी। कब? 1879 में, ठीक है। तो पोलीगोनम प्रकार का सामान्य प्रकार का एम्ब्रियोसेक जो 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, तो उसी सामान्य प्रकार की जो एम्ब्रियोसेक है उसकी संरचना को हम देखेंगे। और मैच्योर एम्ब्रियोसेक में किस प्रकार का कुछ विविधताएं इसके अंदर भी हैं, ठीक है, वो कैसी कैसी होती हैं अलग अलग फैमिली के अकॉर्डिंग, वो भी हम जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैच्योर एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो मैच्योर एम्ब्रियोसेक का पहले हम बनाते हैं डायग्राम। तो ये है मैच्योर एम्ब्रियोसेक, जिसके अंदर आप देखोगे कि इधर तो क्या है, ये पहली और ये दूसरी और ये है तीसरी। इस प्रकार से 3 एंटीपोडल सेल है, ठीक है। ये 3 क्या है, एंटीपोडल सेल है, क्लियर। 3 एंटीपोडल सेल हैं।
मध्य में पाया जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इधर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो अंड कोशिका होती है और दो इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो हमने इस तरह से इसको दर्शाना है, ये तो अंड कोशिका हो गई और ये सहायक कोशिका हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये अंड कोशिका है, ये हो गई दोनों सहायक कोशिकाएं। क्लियर? अंड कोशिका में यहां पर वोक्यूल भी होती है। अब इसको नामांकित कर देते हैं और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो इसका जो ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक है, ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? ये होता है बीजांड में। ठीक है, तो ये बाहर का जो मैं आपको अभी जो बन रहा है ये क्या है? ये कौन सी कोशिकाएं हैं? ये न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये न्यूसेलस है। ये न्यूसेलस है। अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर है ये एम्ब्रियो सेक, ये होता है न्यूसेलस। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक की संरचना आपके सामने है। कौन कौन से भाग है इसमें देख लेते हैं। ये तो है एंटीपोडल सेल, सामान्य प्रकार का है, इसलिए कितनी होती है? 3 होती है। ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि कैसा है? 2n है। ये है सिनेरिज्ड यानी सहायक कोशिका। ठीक है, 2 होती हैं, एक ये रही एक ये रही। और ये है एग सेल। क्लियर? ये दोनों मिलकर एग सेल और सहायक कोशिका एग एपैरेटस बनाती हैं। ठीक है, यानी अंड समुच्चय बनाती है। क्लियर? ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर वोक्यूल होते हैं। ये इस तरह की कुछ वोक्यूल इसके अंदर पाई जाती है। किसमें? एम्ब्रियो सेक के साइटोप्लाज्म में। क्लियर? ये वोक्यूल हो गई। इसके अंदर भी वोक्यूल हैं, ये वोक्यूल है। ये तो बात हुई इसकी संरचना की। अब हम इसको देखिए डिटेल में देख लेते हैं। जो परिपक्व भ्रूणकोश है, इसकी बाहरी भित्ति में जीवद्रव्य तंतु नहीं पाए जाते। पहली बात तो ये, बाहरी भित्ति में क्या नहीं पाए जाते हैं? जीवद्रव्य तंतु नहीं पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर नहीं होते हैं। ये है एम्ब्रियो सेक की भित्ति और यहाँ पर ये नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी कि ये कनेक्टेड नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि न्यूसेलस से ये कनेक्ट नहीं होती है, बाद में संपर्क टूट जाता है। दूसरा देखिए, अंड कोशिका की बीजांड द्वारीय छोर वाली भित्ति मोटी होती है और निभागीय छोर वाली भित्ति पतली होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये माइक्रोपाइल एंड है। ठीक है, और ये है चलाजल एंड, यानी निभागीय सीरा। ये तो निभागीय है और ये है बीजांड द्वारीय। क्लियर? तो अंड कोशिका में बीजांड द्वारीय सिरे वाली भित्ति आप देख सकते हैं। इधर से मैंने इसको मोटा बनाया है। तो बीजांड द्वारीय सिरे वाली भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है अंड कोशिका में। जबकि निभागीय सिरे वाली भित्ति यानी ऊपर वाली जो भित्ति है वो कैसी होती है? वो होती है पतली। ठीक है, परंतु कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर ये समान मोटाई की होती हैं। तो शुरुआत करते हैं। एग सेल की सेल वॉल मोटी, ठीक है, कौन सी तरफ वाली होती है? निभागीय बीजांड द्वारीय सिरे वाली। ठीक है,
एग कोशिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है कौन सी तरफ? बीजांड द्वारीय सिरे वाली। और एग सेल की सेल वॉल पतली होती है कौन से सिरे वाली? निभागीय सिरे वाली। ठीक है, आगे है एग सेल की सेल वॉल चारों तरफ समान मोटाई की पाई जाती है। चारों तरफ क्या होती है? ये समान मोटाई की होती है। किस में होती है? इसका एग्जाम्पल है एपिडेंड्रम स्कूटेला। एपिडेंड्रम स्कूटेला। ठीक है, ये ऐसा पादप है जिनके अंदर एम्ब्रियो सेक में ये भित्ति जो है चारों तरफ से क्या होती है? समान मोटाई की होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ पादपों में निभागीय छोर वाली भित्ति एब्सेंट होती है। तो कुछ पादपों में निभागीय सिरे वाली निभागीय सिरे वाली भित्ति एब्सेंट होती है। किसमें? अंड कोशिका में। ठीक है, अंड कोशिका की ही बात चल रही है अभी। तो निभागीय सिरे वाली भित्ति एब्सेंट होती है। कौन से पादपों में एब्सेंट होती है? तो इसके एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एक तो है टोरेनिया, कैप्सेला, गोसिपियम और जियामेज। कौन कौन से हैं? टोरेनिया, गोसिपियम, जियामेज। ठीक है, और कैप्सेला। निभागीय सिरे वाली भित्ति से मतलब ये है, ये वाली जो भित्ति है ये एक बहुत ही महीन झिल्ली के रूप में होती है। किस तरह से? जैसे ये अंड कोशिका है तो ये वाली जो भित्ति है ये इतनी बारीक होती है कि भित्ति भित्ति लगती नहीं है, एब्सेंट ही मानी जाती है। ये झिल्ली होती है बस एक तरह की। इसके मुकाबले देखें तो ये ना के बराबर ही होती है। ठीक है, क्लियर? इस प्रकार से अंड कोशिका होती है। किसमें? टोरेनिया, गोसिपियम, जियामेज और कैप्सेला में। आगे चलते हैं। विकास के साथ साथ क्या होता है? अंड कोशिका ध्रुवता, पोलरिटी दर्शाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म निभागीय सिरे की ओर इकट्ठा होता रहता है। यानी इसका साइटोप्लाज्म जो है अधिक मात्रा में कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये निभागीय सिरे की ओर आ जाता है। तो अंड कोशिका क्या दर्शाती है? विकास के साथ साथ अंड कोशिका क्या दर्शाती है? ध्रुवता दर्शाती है। ध्रुवता दर्शाती है। ठीक है, कैसे? अर्थात इसका साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाता है? निभागीय सिरे की ओर। निभागीय सिरे की ओर इकट्ठा होता है या इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, इसका ही मतलब क्या है? ध्रुवता है। जबकि जो बीजांड द्वारीय छोर है इधर की ओर क्या होती है? विस्तृत क्या होती है? रसधानी। तो जबकि बीजांड द्वार सिरे की ओर एक विस्तृत रसधानी होती है या रसधानी बनती है। ध्रुवता का मतलब ये है। आपसे पूछ लिया जाए अंड कोशिका ध्रुवता कैसे दर्शाती है तो आपको यही बताना है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो विकास के साथ साथ कहाँ चला जाता है? ऊपर निभागीय सिरे की ओर चला जाता है और नीचे की तरफ यानी कि इधर की ओर एक विस्तृत रसधानी बन जाती है। ठीक है, अंड कोशिका का साइटोप्लाज्म कैसा होता है? कैसा होता है? एग सेल का साइटोप्लाज्म इनएक्टिव होता है यानी कि निष्क्रिय होता है। ठीक है,
कैसा होता है? ये निष्क्रिय होता है। साइटोप्लाज्म अंड कोशिका का कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। तो फिर ये अपना पोषण प्राप्त कहाँ से करती है? अंड कोशिका अपना पोषण कहाँ से लेती है? इससे आगे की बात देख लेते हैं। अंड कोशिका का साइटोप्लाज्म, खुद का साइटोप्लाज्म तो कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है। अतः एग सेल सहायक कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। ठीक है, किससे प्राप्त करती हैं? सहायक कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। कौन? अंड कोशिका। क्लियर? अंड कोशिका में राइबोसोम भी होते हैं और प्लास्टिड भी होती हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए सहायक कोशिकाओं की बात करते हैं। तो सहायक कोशिकाओं में भी, सहायक सेल्स में भी, जिनको हम क्या कह रहे हैं? सिनेरिज्ड कहते हैं। ठीक है, इनको हम सिनेरिज्ड कहते हैं सहायक कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाओं में भी निभागीय भित्ति क्या होती है? में भी निभागीय भित्ति अस्पष्ट होती है। कैसी होती है ये? अस्पष्ट होती है। यानी जो ये वाली भित्ति है ये अस्पष्ट होती है। किसमें? सहायक कोशिकाओं में। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। सहायक कोशिकाओं से निकलकर अंगुलाकार, कैसे? अंगुलाकार, सहायक कोशिकाओं से निकलकर अंगुलाकार प्रक्षेप सहायक कोशिकाओं से निकलकर अंगुलाकार प्रक्षेप एम्ब्रियो सेक के साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं। एम्ब्रियो सेक के साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं। ठीक है, अब ये अंगुलाकार प्रक्षेप क्या है? ये है अंगुलाकार प्रक्षेप। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पर क्या है? डूबे रहते हैं। ये अंगुलाकार प्रक्षेप है। ये कहाँ डूबे रहते हैं? ये साइटोप्लाज्म है। किसका? साइटोप्लाज्म किसका है? ये एम्ब्रियो सेक का। तो आप देख सकते हैं कि ये अंगुलाकार प्रक्षेप सहायक कोशिकाओं से निकलकर कहाँ डूबे रहते हैं? जो साइटोप्लाज्म है किसका? एम्ब्रियो सेक के साइटोप्लाज्म में ये डूबे रहते हैं। ठीक है, ये प्रक्षेप करते क्या है? ये प्रक्षेप एम्ब्रियो सेक में पोषक तत्वों का वितरण और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये प्रक्षेप एम्ब्रियो सेक में पोषक तत्वों का वितरण व यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों का क्या करते हैं? ये वितरण करते हैं और यांत्रिक स्त्रावण या यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ये प्रक्षेप आकर्षी पदार्थों का स्त्रावण करते हैं। क्या करते हैं ये? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रक्षेप कुछ आकर्षित करने वाले पदार्थ, आकर्षी पदार्थों का स्त्रावण करते हैं जो पराग नलिका को क्या करते हैं? ये आकर्षित करते हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये जो प्रक्षेप है ये क्या करेंगे? कुछ आकर्षी पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, जो बाहर से पराग नलिका आती है उसको ये क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जिससे ये पराग नलिका अंदर पहुंच जाती है। ये प्रक्षेप कहलाते क्या है? ये प्रक्षेप
फिलीफॉर्म एपरेटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनको? फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से 1.5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, अंड कोशिका सहायक कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करती हैं। सहायक कोशिकाएं, इनमें भी क्या होता है, निभागीय भित्ति अस्पष्ट होती हैं। सहायक कोशिकाओं से निकलकर अंगुलाकार प्रक्षेप एम्ब्रियो सेक के साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं, जो कि क्या करेंगे, एम्ब्रियो सेक में पोषक तत्वों का वितरण करते हैं और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये प्रक्षेप कुछ आकर्षी पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो कि पराग नलिका को आकर्षित कर एम्ब्रियो सेक में उसका प्रवेश सुगम बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हुई फिलीफॉर्म एपरेटस की। नेक्स्ट है, इसमें देखिए, अंड कोशिका की तरह ही सहायक कोशिका भी ध्रुवता दर्शाती हैं और अल्पकालिक होती हैं। ठीक है, तो सहायक सेल्स भी ध्रुवता दर्शाती हैं। ठीक है, वह अल्पकालिक होती है। कैसी होती है ये? अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक का मतलब थोड़े समय ही रहती है, निषेचन के बाद ये नष्ट हो जाती है। अर्थात निषेचन के बाद नष्ट हो जाती है। ठीक है, परंतु कुछ पादपों में ये कौन? सहायक कोशिकाएं। कुछ पादपों में ये भ्रूण के मैच्योर होने तक बनी रहती है। भ्रूण के मैच्योर होने तक बनी रहती है। ठीक है, निषेचन के तुरंत बाद नष्ट नहीं होती है। कुछ में क्या होती है, ये भ्रूण के बने या भ्रूण के बनने तक ये बनी रहती है, मैच्योर होने तक ये बनी रहती है। जैसे कि ट्रेपेला में इस प्रकार से ये सहायक कोशिकाएं बनी रहती हैं जब तक भ्रूण मैच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, कुछ पादपों में सहायक कोशिकाएं बीजांड द्वार से बाहर, भ्रूण कोश से बाहर बीजांड द्वार तक होती हैं। कुछ पादपों में सहायक सेल्स एम्ब्रियो सैक से बाहर बीजांड द्वार तक होती हैं। ठीक है, तो ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार है। ठीक है, तो ये जो सहायक कोशिकाएं हैं ये काफ़ी बाहर तक निकली हुई होती हैं इस तरह से। ये तो हमने यहाँ पर सीमा निर्धारित इसकी हो गई है, लेकिन सहायक कोशिकाएं क्या है, बाहर भी निकली रहती हैं। तो कुछ पादपों में सहायक कोशिकाएं एम्ब्रियो सेक से बाहर, एम्ब्रियो सेक ये रहा और इस यहाँ से बाहर आ जाएगी, तो बीजांड द्वार तक ये निकली रहती हैं। जैसे कि कंपोजिटी पादपों में, एग्जाम्पल क्या है इसका, कंपोजिटी। कंपोजिटी क्या है? कंपोजिटी सूर्यमुखी वाला फूल है, आपको पढ़ाया था मैंने, कंपोजिटी एस्टेरेसी। इसी तरह से कुछ पादपों में बीजांड द्वारीय भाग फूलकर गुब्बारे नुमा हो जाता है। ठीक है, कुछ पादपों में बीजांड द्वारीय सिरा फूलकर गुब्बारे नुमा हो जाता है। किसका? सहायक कोशिकाओं का। ठीक है, कुछ भाग फूलकर क्या हो जाएगा, गुब्बारे नुमा हो जाता है। जैसे कि टोरेनिया में, एग्जाम्पल क्या है इसका, टोरेनिया। टोरेनिया में क्या होता है कि ये सहायक कोशिकाएं बाहर निकलकर गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ पादपों में क्या है, एंटीपोडल सेल 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ पादपों में एंटीपोडल सेल्स 3 से ज़्यादा बहुकोशिकीय होती हैं।
यानी ये 3 ही है वैसे तो आप देख सकते हैं, परंतु ये 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। कौन से पादपों में हो सकती हैं? जैसे जियामेज में 20 होती हैं। एग्जाम्पल जैसे जियामेज, इसमें कितनी हैं? 20 एंटीपोडल सेल है। ठीक है, इसमें 20 होती हैं इसके एम्ब्रियोसेक में। और इसी तरह से सासा पेनिकुलेटा, इसके अंदर 300 होती हैं। कितनी होती हैं ये? 300 होती है। सासा पेनिकुलेटा में ये 300 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और बातें। कुछ ऐसी फैमिली हैं जिनके अंदर बहुकोशिकीय एंटीपोडल एपरेटस पाया जाता है। मल्टी सेलुलर एंटीपोडल एपरेटस प्रेजेंट। ठीक है, किसमें होता है ये? एग्जाम्पल है जैसे U4BAC। ठीक है, इसके अंदर होता है। U4BAC में होता है, एस्टरेसी में, पोएसी में होता है। ठीक है, रेननकुलेसी में होता है। एस्टरेसी, पोएसी, रेननकुलेसी। ठीक है, इनके अंदर। इसके अलावा और कौन सी है? APAC है, पेपेवेरेसी है, APAC और पेपेवेरेसी। इनके अंदर क्या होता है? मल्टी सेलुलर एंटीपोडल एपरेटस होता है, यानी कि बहुकोशिकीय प्रतिव्यास समूचन पाया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी एंटीपोडल होती हैं और आपस में समूचे में होती हैं। 3-4 समूचे इसके पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पादपों में ग्रंथिल एंटीपोडल प्रेजेंट होती हैं। यानी कि एंटीपोडल सेल कैसी होती हैं? नोडुल टाइप होती हैं, नोडुल होती हैं, बड़ी होकर ग्रंथिल दिखाई देती हैं। जैसे कि सत्यानाशी, जैसे कि आर्जीमोन मैक्सिकाना, इसे हम कहते हैं भरभंडा, इसको हम सत्यानाशी भी कहते हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद देखिए आगे, कुछ पादपों में एंटीपोडल आकार में बड़ी होती है। इसके अलावा भी जैसे इसमें होती है वैसे ही, जैसे क्रोकस में, आइरिस में, कॉमेलिना में। अन्य एग्जाम्पल, ठीक है, क्रोकस, कॉम्यूलिना, ठीक है, कॉमेलिना है, सॉरी कॉमेलिना, आइरिस अबारा जो है, आइरिस इनके अंदर ये अन्य है। इसके एग्जाम्पल जिसमें ग्रंथिल एंटीपोडल होती है, बड़ी एंटीपोडल पाई जाती है। और कुछ पादपों में एक से अधिक भ्रूणकोश भी बनते हैं। ठीक है, एक से अधिक भ्रूणकोश प्रेजेंट होते हैं। किसमें? या बनते हैं। एग्जाम्पल है, कौन कौन से ऐसे कुल हैं जिनके अंदर बनते हैं? जैसे कैजुराइना रोजेसी, कैजुराइना एक प्लांट है, कैजुराइना। इसके अलावा रोजेसी, इनके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोसेक बनते हैं। लिलिएसी में, लिलिएसी में भी एक से ज़्यादा बनते हैं। रेननकुलेसी में भी बनते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियोसेक एक से ज़्यादा भी बनते हैं। तो मैच्योर एम्ब्रियोसेक आपके सामने हैं। इसके अंदर 3 कोशिकाएं एग अपरेटस में होती हैं और 3 होती है एंटीपोडल सेल, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सारी संरचना एम्ब्रियोसेक में पाई जाती है और इसकी कुछ डाइवर्सिटीज़ मैं आपसे कंसल्ट कर चुका हूँ। बाकी की अगली क्लास में हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण का अंकुरण कैसे होता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।